हेलो बच्चों, आज अमीनो एसिड पढ़ लेते हैं बायोमोलिक्यूल का पार्ट 2। तो पिछली बार हमने बायोमोलिक्यूल्स में क्या पढ़ा था, इंट्रोडक्शन पढ़ा था। आज हम कर लेते हैं इसके अमीनो एसिड के बारे में। तो अमीनो एसिड में हम क्या पढ़ेंगे, देखो अमीनो एसिड में हम पढ़ेंगे इसका स्ट्रक्चर फर्स्ट ऑफ ऑल। फिर हम इसके बारे में क्या पढ़ेंगे कि इनके बीच में कौन से बॉन्ड बनते हैं, दो अमीनो एसिड के बीच में कौन से बॉन्ड बनते हैं। फिर हम इनका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे कि पोलर अमीनो एसिड क्या होते हैं और नॉन पोलर अमीनो एसिड क्या होते हैं। उसके बाद हम कर लेंगे क्या, इसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम हम स्टार्ट करते हैं बायोमोलिक्यूल्स का पार्ट 2, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं अमीनो एसिड के बारे में। तो सबसे पहले हम एक डेफिनेशन की बात कर ले कि अमीनो एसिड जनरली क्या होते हैं। देखो, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके पास अपना एक अमीनो ग्रुप भी है और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी है। वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके पास अमीनो ग्रुप है और कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ठीक है। इसके अल्फा पोजीशन पर जो कार्बन है, अल्फा पोजीशन मतलब कि देखो ये फर्स्ट पोजीशन हो गई, दिस इज सेकेंड पोजीशन, दिस इज थर्ड पोजीशन, दिस इज फोर्थ पोजीशन, एंड इसके जो सेंटर में कार्बन है उसको हमने अल्फा पोजीशन नाम दिया है। तो इसके अल्फा पोजीशन पर एक कार्बन अटैच होता है जिससे कि एक साइड चेन जुड़ी रहती है जहां पे आर ग्रुप अटैच रहता है, ठीक है। तो जनरली हमने क्या अभी बोला कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके पास अपना एक अमीनो ग्रुप है और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और जिसके पास एक अल्फा कार्बन है, जिस अल्फा कार्बन से एक साइड चेन से एक वेरिएबल ग्रुप जुड़ा रहता है जिसको हमने नाम दिया है क्या, आर ग्रुप, ठीक है यहां तक। अब ये आर ग्रुप क्या होता है, वेरिएबल क्यों है, देखो हमारी नेचर में 500 कम से कम आपके अमीनो एसिड है, बट आउट ऑफ 500 हमें स्टडी करने होते 20 अमीनो एसिड, क्योंकि जो 20 जो अमीनो एसिड है ये हमारी बॉडी में इजिली अवेलेबल है, हमारे जेनेटिक कोड में पाए जाते हैं, क्योंकि जीन इन 20 अमीनो एसिड को कोड कर पाता है। तो हमें 500 अमीनो एसिड नहीं पढ़ने, हमें जनरली उन 20 अमीनो एसिड का पढ़ना है जिनका हमारा सामना रोज होता है, ठीक है। तो ये जो आर ग्रुप को मैंने वेरिएबल क्यों बोला, देखो किसी भी अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर उठा के देख लो, तुम्हें एमीन ग्रुप मिलेगा, तुम्हें कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऐसे ही मिलेगा। ये नॉन फंक्शनल है एक तरह से। फंक्शनल क्या है, ये आर ग्रुप, मतलब कि ये जो आर ग्रुप है इसकी वेरिएबिलिटी की वजह से ही हमें जो 20 अमीनो एसिड है वो एक दूसरे से डिफरेंट करते हुए मिलते हैं। कैसे, देखो सपोज ये आर ग्रुप है, ठीक है, इस आर ग्रुप से अगर हम H जोड़ दें, ठीक है, तो हम क्या बना लेंगे, ग्लाइसिन बना लेंगे। अगर हम इस आर ग्रुप से OH जोड़ दें तो हम सीरीन बना लेंगे। अगर हम इस OH से CH3 जोड़ दें तो हम एलानाइन बना लेंगे। तो कहने का मतलब क्या है कि अमीनो एसिड में जो ये आर ग्रुप है ये वेरिएबल होता है अलग अलग अमीनो एसिड के लिए। इसकी वजह से ही हमें डिफरेंट टाइप के अमीनो एसिड जिनके साइज अलग है, स्ट्रक्चर अलग है, शेप अलग है, वो हमें प्रोवाइड होते हैं, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम बात क्या करने वाले हैं कि कुछ बेसिक डिटेल्स पढ़ते हैं कि अमीनो एसिड की कुछ बेसिक डिटेल हम जान लें। तो देखो अमीनो एसिड की जो हम डिटेल की बात करते हैं तो सबसे पहले क्या होता है कि ये क्या होते हैं, एसिड सॉल्युबल पूल में आते। याद करो जब हमने वो आपको बताया था कि फिल्ट्रेट और रिटेंटेट के बारे में बताया था। तो फिल्ट्रेट क्या होते हैं, वो अमीनो एसिड का वो पार्ट, ऑर्गेनिक कंपाउंड का वो पार्ट जिसको हमने ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड से क्रश करने के बाद उसको छाना, तो जो हिस्सा हमें फिल्ट्रेट में मिल गया उसको हमने क्या बोला, एसिड सॉल्युबल पूल। तो अमीनो एसिड जो है वो आपके एसिड सॉल्युबल पूल में आते हैं। क्यों आते हैं, क्योंकि इनका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो 800 डेल्टान से कम होता है। अगर ज्यादा होता तो वो रिटेंटेट में आ जाता। तो इनका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो 800 डेल्टान से कम होता है, इसलिए इनको एसिड सॉल्युबल पूल में रखते हैं। अब ये ऑप्टिकली जो होते हैं वो एक्टिव होते हैं, ये भी बताते हैं हम आपको।
और ये लीवो रोटेटरी होते हैं, इसको भी डिटेल में बताते हैं अभी। और इनको हम अल्फा अमीनो एसिड क्यों बोलते हैं? अल्फा क्यों? देखो, अल्फा जो कार्बन है उससे अमीन ग्रुप जुड़ा है, अमीनो ग्रुप जुड़ा है, इसीलिए इसको हम क्या बोल देते हैं? अल्फा अमीनो एसिड। ठीक है, अब हम क्या बनने वाले हैं? अब हमें ये दो चीजें क्लियर करनी पड़ है कि ऑप्टिकली एक्टिव क्या होता है और लीवो रोटेटरी क्या होता है। देखो, बहुत सिंपल सा है। देखो, आपको पता है कि कोई भी अमीनो एसिड जिसके पास कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर हो, ठीक है, ठीक है, कार्बन एटम जो है इसके चारों ओर अगर वेरिएबल ग्रुप जुड़ा है, वेरिएबल ग्रुप जुड़ा है मीन्स यहाँ SUH है, यहाँ NH2 है, यहाँ H है, यहाँ R है, ठीक है, तो हम इसको जिस कार्बन कंपाउंड के चारों तरफ वेरिएबल ग्रुप जुड़े हो तो उसको हम बोलते हैं ऑप्टिकली एक्टिव। और अगर हम यहाँ पे H लगा दें, मान लो हम यहाँ पे H को कर दें, तो ये ग्लाइसिन बन गया, ये बन गया ग्लाइसिन। ये क्या है? ऑप्टिकली इनएक्टिव है। क्यों? अगर दो सेम ग्रुप आ जाएं, अगर दो सेम ग्रुप आ जाए कार्बन एटम के पास, अल्फा कार्बन के आसपास कोई दो सेम ग्रुप आ जाए तो वो क्या होता है? वो अमीनो एसिड जो होता है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। इन केस ऑफ, ये ग्लाइसिन की बात कर रहे हैं। तो अब ऑप्टिकली, अभी क्वेश्चन आ रहा होगा मैम वो तो ठीक है कि आपने बता दिया कि ग्लाइसिन है, ये सेंटर में जो अल्फा कार्बन है इसके पास अगर दो सेम ग्रुप आ जाए तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव क्या? बट ऑप्टिकली एक्टिव और इनएक्टिव क्या है ये भी देख लो। देखो बेटा, क्या होता है, अगर हम मल्टी पोलराइज लाइट, मतलब कि हमें प्रकाश का ध्रुवीकरण दिखाना है, पोलराइजेशन करना है, तो अगर कोई मल्टी डायरेक्शनल लाइट है, मान लो मल्टी पोलराइज लाइट है, ठीक है, कई दिशाओं से आती हुई एक लाइट की बीम है, इसको हमने पोलराइजर, पोलराइजर क्या होते हैं? एक फिल्टर जैसी शीट होती है, कैल्काइट मटेरियल की बनी हुई होती है, इसमें क्या हम करते हैं? इस लाइट की बीम को फिल्टर करते हैं। तो हमने जैसे ही लाइट की बीम को इस पे डाला तो ये क्या हो गई? पोलराइज, यूनिपोलराइज हो गई। क्या हो गई? यूनिपोलराइज हो गई ये, ठीक है, ये पोलराइज हो गई। अब हम इस पोलराइज लाइट को, इस मल्टी पोलराइज लाइट को हमने पोलराइजर से डाला, तो पोलराइजर से पास कराया, तो ये क्या हो गई? यूनिपोलराइज हो गई। ये लाइट जो है वो यूनिपोलराइज हो गई, ठीक है, एक डायरेक्शन में। अब इस यूनिपोलराइज लाइट को अगर हम अमीनो एसिड में से पास कराएं, ये एक बीकर है जिसमें अमीनो एसिड भरा हुआ है, ठीक है, तो ये क्या होगा? अगर हम इस बीकर से इस लाइट को पास करा दें जिसमें कि अमीनो एसिड भरा हो, तो ये जो लाइट की डायरेक्शन है ये, ठीक है, अगर ये लेफ्ट साइड रोटेट कर जाए, एंटी क्लॉकवाइज चल जाए, मतलब कि स्मॉल एल की तरफ चली जाए, एंटी क्लॉक, उसको हमने नाम दिया, या ये क्लॉकवाइज चले जाए, इसको हमने स्मॉल डी से, तो अगर वो स्मॉल एल की तरफ आ रही, दैट मीन्स कि अगर वो एंटी क्लॉकवाइज आ रही तो उसको हम बोलेंगे क्या? लीवो रोटेटरी। और अगर ये लाइट की बीम इस साइड चली जाए, राइट साइड पे चली जाए, क्लॉकवाइज चली जाए, तो उसको हम बोलेंगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी। अब बात वही फिर आई कि ऑप्टिक और इनएक्टिव। देखो, ऑप्टिकली जो होता है, एक्टिव क्या होता है? वो अमीनो एसिड जो लेफ्ट या राइट, मतलब कि क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज हो जाए, उनको हम बोलते हैं ऑप्टिकली एक्टिव, ठीक है। बट ये तब होगा जब ये वाला जो अल्फा कार्बन है, इसको हम कायरल कार्बन कहते हैं। कायरल कार्बन वो होते हैं जिनके पास चारों कंपाउंड जो है वो डिफरेंट डिफरेंट है, मीन्स यहां भी डिफरेंट, यहां डिफरेंट, यहां डिफरेंट, यहां डिफरेंट, तब तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। लेकिन अगर इन केस ऑफ हम यहाँ पे H कर दे तो ये ग्लाइसिन हो गया। अब ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया क्योंकि अल्फा कार्बन जो है इसके पास दो सेम ग्रुप हो गए,
तो इन केस में अगर हम इस मल्टीपोलराइज लाइट को इस पोलराइजर से पास करेंगे तो यूनिपोलराइज तो हो जाएगी, बट ना ये लेफ्ट जाएगी ना ये राइट जाएगी, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो देखो जो आपके 20 अमीनो एसिड हैं, इन 20 अमीनो एसिड में सारे के सारे जो होते हैं वो आपके ऑप्टिकली जो होते हैं एक्टिव होते हैं, सिर्फ और सिर्फ ग्लाइसिन को छोड़ के, क्योंकि ग्लाइसिन जो होता है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। तो यहां तक समझ में आया कि ऑप्टिकली एक्टिव क्या होते हैं, लिवोरोटरी मीन्स अगर लेफ्ट साइड एल फॉर लेफ्ट, एल फॉर लिवोरोटरी, तो अगर एंटी क्लॉकवाइज आ जाए लिवो तो उसको हम बोलेंगे क्या, लिवोरोटेटरी। अब हम क्या बात करने वाले, देखो अब इसमें से क्वेश्चन कहां से आने वाला, इसमें से क्वेश्चन ये आने वाला है कि ऑप्टिकली इनएक्टिव अमीनो एसिड कौन सा है। तो सिंपल सी बात है कि वो है हमारा क्या, ग्लाइसिन। ये ग्लाइसिन बन गया। इस अल्फा कार्बन के दोनों तरफ सेम ग्रुप है, तो ये अकायरल कार्बन है और इसको हमने क्या नाम दिया, दिस इज ग्लाइसिन। तो क्वेश्चन कहां से, आपका क्वेश्चन जो है वो यहीं से बनेगा कि ऑप्टिकली इनएक्टिव जो अमीनो एसिड वो कौन सा है, दिस इज ग्लाइसिन। अब हम स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड की बात कर ले। देखो स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड की जब हम बात करने वाले हैं तो क्या बात करने वाले, देखो मैंने बताया कि आर ग्रुप जो है ये वेरिएबल होता है, ये दोनों चीज कांस्टेंट है किसी भी अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर में, बट ये आर ग्रुप है। अगर हम इसके साथ H जोड़ दें, यहाँ पे H रख दें, तो ये क्या बन जाएगा, ग्लाइसिन। तुम्हारी एनसीईआरटी में दिया हुआ ये आएगा। अगर हम R के साथ CH3 जोड़ दें तो क्या बन जाएगा, एलानाइन। अगर हम R की जगह पे CH2OH रख दें तो क्या बन जाएगा, सीरीन। ये 3 स्ट्रक्चर तुम्हारे एनसीईआरटी में दिए हैं और इनको गांठ बांध दो कि इनमें से आना है क्वेश्चन। अब यहाँ पे क्वेश्चन कहां से आएगा कि इसमें से क्वेश्चन आएगा इस पार्ट से, तुमसे पूछेगा कि OH ग्रुप कंटेनिंग अमीनो एसिड कौन सा है, तो आंख बंद करके बोल देना बेटा कि सीरीन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे क्या बढ़ते हैं, हम बात कर ले कि 2 अमीनो एसिड जो है, 2 अमीनो एसिड के बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है। देखो एक अमीनो एसिड ये रहा, दूसरा अमीनो एसिड ये रहा, ठीक है। इसका COOH जो है इसके NH से अगर रिएक्शन कर जाएगा तो H2 बाहर आ जाएगा। इसका COOH एक अमीनो एसिड ये रहा, एक अमीनो एसिड ये रहा। इसका COOH जो है, इसका OH और इसका NH जो है रिएक्शन कर जाए तो यहाँ पे वाटर बाहर हो गया, ठीक है। अब इसका OH और इसका NH तो भैया बॉन्ड बनाने में बिजी, तो इसकी तो बात करेंगे नहीं। तो जब ये बॉन्ड बनाने में बिजी है तो ये क्या बना, COONH। तो इसको हमने क्या नाम दिया, ये बना आपका पेप्टाइड बॉन्ड। अब इसमें जो R ग्रुप है, ये जो R ग्रुप है ये फ्री है। इसके साथ जो भी अमीनो एसिड, इसके साथ जो भी कंपाउंड बनेगा वो उस अमीनो एसिड का भविष्य तय करेगा। तो यहाँ पे ये पेप्टाइड बॉन्ड बन गया। अब ये R ग्रुप जो है वो फ्री है। तो अभी तक हम क्या समझे, हम ये समझे कि जो अमीनो एसिड होते हैं वो क्या होते हैं, वाटर सॉल्युबल होते हैं, ठीक है। अमीनो एसिड जो होते हैं वाटर सॉल्युबल होते हैं। लेकिन अब बात ये आती है कि अगर वाटर सॉल्युबल होते हैं तो हम जो क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं अमीनो एसिड की कि कुछ अमीनो एसिड पोलर होते हैं, कुछ नॉन पोलर होते हैं, वो क्यों पढ़ते हैं। देखो पोलर और नॉन पोलर हम अमीनो एसिड के बारे में पढ़ते हैं विद रिस्पेक्ट टू आर ग्रुप। ये आर ग्रुप तय करता है कि जो अमीनो एसिड है वो पोलर रहेगा या नॉन पोलर रहेगा। अगर इस आर ग्रुप के साथ OH ग्रुप जुड़ा है, NH3 ग्रुप जुड़ा है या COOH जुड़ा है तो ये क्या हो जाएगा, पोलर हो जाएगा। और अगर इस R ग्रुप के साथ हाइड्रोकार्बन जुड़ा है तो ये नॉन पोलर हो जाएगी। तो देखो पोलर एंड नॉन पोलर अमीनो एसिड सेट टू बी इन रेफरेंस ऑफ देयर R ग्रुप।
आर ग्रुप के रेफरेंस में अगर हम बात करें तो अमीनो एसिड, अभी तक हम यही समझ रहे थे ना कि जो अगर हाँ OH है दैट मीन्स पानी में घुलनशील है, दैट मीन्स कि वो अमीनो एसिड पोलर है। सही समझ रहे हो, बिल्कुल सही समझ रहे हो। बट हम यहाँ बात कर रहे हैं उसके आर ग्रुप के रिस्पेक्ट में। तो ये 2 टाइप के हो गए, वो अमीनो एसिड जिनके आर ग्रुप OH रखता है, NH3 रखता है या COOH रखता है, तो ये क्या हो जाएंगे बेटा, ये हो जाएंगे पोलर अमीनो एसिड। वही वो आर ग्रुप जिसके पास CH3 हो, CH3CH2 हो, मीन्स हाइड्रोकार्बन हो, तो वो क्या हो जाएंगे, नॉन पोलर। हाइड्रोकार्बन तो वैसे ही पता है ना कि जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो वाटर में सॉल्युबल होते ही नहीं है। इसका आपने बहुत अच्छा एग्जांपल है मीथेन। आपने देखो जितने मार्शी एरियाज होते हैं, जितने भी दलदल वाले स्थान होते हैं, वहां पे कुछ गैसेस निकलती हैं जो ज्वलनशील होती हैं। तो अगर वहां पे आप आग लगाने की कोशिश करिए तो वो बर्न हो जाती है, चाहे वो वाटर के ऊपर ही क्यों नहीं, क्योंकि वो वाटर से क्या करती है ना बेटा, वो नॉन पोलर है, वाटर के साथ वो रिएक्ट करती ही नहीं है, वो वाटर की सतह पे भी तैर लेंगी। तो हाइड्रोकार्बन वो होते हैं जो वाटर के साथ मिक्सअप नहीं होते, ये नेचर में हाइड्रोफोबिक होते हैं। ठीक है, अब हम क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड में पोलर और नॉन पोलर अमीनो एसिड कौन कौन से होते हैं उनके बारे में पढ़ लेते हैं। इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद करना थोड़ा टफ होता है बट हम याद कर लेंगे। नॉन पोलर अमीनो एसिड, नॉन पोलर अमीनो एसिड वो होते हैं जिनका आर ग्रुप है वो हाइड्रोकार्बन कंटेन करता है। इसका एग्जांपल है क्या, गावली। गावली मतलब कि ग्लाइसिन, ए से एलानाइन, बी से वैलिन, एल से ल्यूसिन एंड आई से आइसोल्यूसिन। तो बेटा तुम्हारे एनसीईआरटी में वैलिन के बारे में बहुत ज्यादा जिक्र किया गया है, तो ये तुम्हारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है वैलिन। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते कि पोलर अमीनो एसिड क्या होते हैं। पोलर बेटा कई तरह के होते हैं, एक तो वो होते हैं जिनके पास अपना OH ग्रुप हो। ठीक है, तो OH कंटेनिंग में क्या क्या आ जाएंगे, थ्रियोनीन आ जाएगा, टायरोसिन आ जाएगा, सीरीन आ जाएगा। सीरीन तो मैंने बताया था जो ग्रुप OH कंटेनिंग होते हैं उसका जरूर उसका पूछ लेते, तो सीरीन तो तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आता है एसिडिक क्या होते हैं। एसिडिक अमीनो एसिड में आपका क्या आ जाएगा, एस्पार्टिक एसिड आ जाएगा और ग्लूटामिक एसिड आ जाएगा। अब एस्पार्टिक एसिड की बात चलिए तो बात थोड़ा दूर तक कर ले। एस्पार्टिक एसिड से अक्सर क्वेश्चन आ जाता है कि एमाइड्स क्या होते हैं, व्हाट इज एमाइड्स। तो देखो एक अमीनो एसिड है ये, ठीक है, यही तो है, दिस इज। अब इसके साथ अगर हम, ये हो गया तुम्हारा क्या, एस्पार्टिक एसिड। अगर इसका COOH, दिस इज एस्पार्टिक एसिड, दिस इज एस्पार्टिक एसिड। अगर इसका COOH जो है NH2 से रिएक्ट कर दे, अगर इसका COH जो है NH2 से रिएक्शन कर दे तो ये क्या बन जाएंगे, दिस इज एमाइड। तो जब तुम्हारा ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एसिडिक अमीनो एसिड कौन से होते, तो तुम्हें याद रहना चाहिए कि AG होते, AG बोले तो एस्पार्टिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड। और जब एस्पार्टिक एसिड तुम याद करो तो तुम ये भी जान लेना कि एस्पार्टिक एसिड से अमाइड बना लो, क्योंकि ये आएगा कि अमाइड क्या होते हैं। तो एस्पार्टिक एसिड के जो COOH है इसको NH2 से रिएक्ट करा दो तो एमाइड बन जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बेसिक अमीनो एसिड क्या होते हैं, बेसिक अमीनो एसिड वो होते हैं जिनके पास मोर देन 1 NH2 होता है, मीन्स एक से ज्यादा NH2 होते हैं, तो वो आते हैं आपके बेसिक में। इसका एग्जाम्पल है HLA, हिस्टीडीन, लाइसिन और आर्जिन। और इन तीनों में भी सबसे ज्यादा बेसिक क्या होता है, लाइसिन। ये आएगा, ये तुम्हारा PYQ है, ये भी तुम्हारा PYQ है एस्पार्टिक एसिड वाला कि एमाइड्स क्या होते हैं। ठीक है, एक PYQ तुम्हारा ये बन रहा है, OH कंटेनिंग अमीनो एसिड कौन सा है जो कि पोलर होते हैं, तो दिस इज सीरीन। ठीक है,
अब आता है कि एरोमेटिक अमीनो एसिड, ये भी पोलर में आते हैं। देखो एरोमेटिक तो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एरोमेटिक अमीनो एसिड वो अमीनो एसिड होते हैं जो रिंग कंटेन करते हैं। इनके सेंटर में क्या होता है, एक इंडोर रिंग होती है, और इसकी जो साइड चेन है, इसकी जो साइड चेन है, इसके पास क्या होता है, बाई न्यूक्लियर स्ट्रक्चर होता है। तो इसके एग्जाम्पल क्या है, ट्रिप्टोफैन, फेनिलएलानिन एंड टायरोसिन। दिस इज टीपीटी। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ ले। अब ये क्लियर हो गया। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं कि इसेंशियल और नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड क्या होते हैं। तो हम बात करें इसेंशियल अमीनो एसिड, इसेंशियल अमीनो एसिड। देखो इसेंशियल अमीनो एसिड वो अमीनो एसिड होते हैं जो हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं हो रहे हैं, नॉट सिंथेसाइज इन बॉडी। तो जो चीज हमारी बॉडी में नहीं बन रही, उसकी कमी को पूरा करने के लिए उसको हम बाहर से टेक करेंगे, जो ऐसी बात है डाइट के थ्रू। तो इस टेक आउटसाइड, तो हम इनको कैसे लेते हैं, ये हमारी बॉडी में सिंथेसिस नहीं हो रही इनकी, तो इनको हम बाहर से लेते हैं, तो ये इसेंशियल हो गए। अब कैसे, और मतलब कि अब इनमें है कि ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद कैसे करें, कई सारे इसेंशियल अमीनो एसिड है। तो इसको याद करने का तरीका क्या है, देखो अरवा हिल, अरवा हिल, MP TT, आर्जिनिन, आर्जिनिन, वैलिन। देखो वैलिन तुम्हारा बार बार आ रहा है, ये तुम्हारा बहुत इंपॉर्टेंट है वैलिन। हिस्टीडीन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, और MPTT में क्या आ जाएगा आपका, मेथ्योनिन, फेनिलएलानिन, फिनाइलएलानिन, ट्रिप्टोफैन एंड टायरोसिन। ये तो याद है ना, ये तीनों आपके एरोमेटिक है। तो इसेंशियल अमीनो एसिड वो अमीनो एसिड होते हैं जो कि हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं हो रहे होते हैं, और इनको पूरा करने के लिए हम इनको बाहर से लेते हैं। ठीक है, ये एग्जाम्पल हो गए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम बात कर ले क्या, नॉन इसेंशियल की। तो देखो नाम में ही काम है बेटा। नॉन इसेंशियल में क्या आते हैं, नॉन एसेंशियल में हमारे वो अमीनो एसिड आते हैं, देखो नॉन एसेंशियल ये हमारी बॉडी में सिंथेसाइज हो रहे हैं। ठीक है, ये अमीनो एसिड हमारी बॉडी में सिंथेसाइज हो रहे होते हैं, इन्हें हमें बाहर से नहीं लेना है। और ये बाई प्रोडक्ट जो है वो एसेंशियल का है। जब ये एसेंशियल वाले ब्रेक डाउन होते हैं, इनका ये अपने से एक स्टेप और आगे टूटते हैं, तब हमें ये नॉन एसेंशियल वाले मिलते हैं। तो नॉन एसेंशियल का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है क्या, प्रोलीन इंपॉर्टेंट है। अब प्रोलीन इंपॉर्टेंट क्यों है ये भी देख लो। प्रोलीन इसलिए इंपॉर्टेंट है, देखो ये है प्रोलीन का फॉर्मूला, ये है। अब हम क्या करें, अगर हम ठीक है, और एक सिस्ट, ये क्या है, प्रोलीन का स्ट्रक्चर है। प्रोलीन से एक क्वेश्चन ये आता है, ये तो आएगा कि नॉन एसेंशियल का नाम बता दो, तो तुम्हें याद है कि भैया प्रोलीन है।
इसके रेफरेंस में क्वेश्चन आएगा कि आइमीनो अमीनो एसिड क्या होते हैं। व्हाट इज आइमीनो अमीनो एसिड? अगर आपके पास NH2 ग्रुप है तो ये क्या हो गया? एमीनो। इसमें से एक हाइड्रोजन रिमूव कर दो, क्या बचा? NH बचा। इसको हमने नाम दे दिया क्या? आइमीनो। अब देखो क्या होगा, इस NH2 से एक H चला जाए, यहां से एक H चला जाए, तो यहां क्या बचेगा? NH बचा। और यहां क्या बचा? CH2 बचा। अब ये दोनों क्या, इनका रिएक्शन करा दो और ये आपस में बॉन्ड बना लें, तो क्या बना? दैट मीन्स कि कुछ ये मिलेगा हमें, COOH मिला, यहां से H मिला, यहां NH बचा, यहां क्या बचा? CH2 बचा, CH2 बचा और एक CH2 यहां बचा, और ये दोनों आपस में बॉन्ड बना ले। तो ये है क्या बेटा? दिस इज आइमीनो अमीनो एसिड। दिस इज आइमीनो। तो जब आएगा कि नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड क्या होते हैं, तो वो होता है प्रोलीन। प्रोलीन के रेफरेंस में क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज आइमीनो एसिड, तो आइमीनो एसिड वो होता है जहां से एक NH2 से H रिमूव कर दो, NH2 अमीनो NH आइमीनो। यहां तक क्लियर है? एक छोटा सा और रह गया है, उसको और करा देते हैं। अब इसके बाद आती है क्या बात कि ज्विटर आयन क्या होते हैं? क्या होते हैं ज्विटर आयन? देखो, व्हाट इज ज्विटर आयन? ये भी बेटा इंपॉर्टेंट है, सब इंपॉर्टेंट है, कुछ नहीं है। तो देखो, ये है तुम्हारा अमीनो एसिड, ठीक है? एक अमीनो एसिड ये है और एक अमीनो एसिड ये है, ठीक है? अगर किसी अमीनो एसिड को हम एसिड में रखते हैं तो उसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाता है, तो यहां पे क्या हो जाएगा? NH3 बन गया। और किसी अमीनो एसिड को अगर हम बेस में रख दें तो उसके ऊपर निगेटिव चार्ज आ जाता है, मींस ये R ग्रुप जो है क्या करेगा? इससे निगेटिव चार्ज ले लेगा, तो यहां पे ये क्या हो जाएगा? COO माइनस हो जाएगा। तो किसी अमीनो एसिड को अगर हम एसिड में रखते हैं तो उसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाए, और बेस में रख दे, बेसिक मीडियम में रख दे तो उस पर माइनस चार्ज आ जाए, ठीक है? तो हम एक बीच का रास्ता निकाल लें कि अगर हम अमीनो एसिड को कैसे रखना है, हमें अमीनो एसिड को, अगर हम अमीनो एसिड को किसी ऐसे मीडियम में रखें, अगर हम अमीनो एसिड को किसी ऐसे मीडियम में रखें जहां से हमें दोनों चार्ज मिल जाए, मीन्स पॉजिटिव चार्ज भी मिल जाए एंड निगेटिव चार्ज भी मिल जाए, तो उस तरह के अमीनो एसिड को हम क्या बोलते हैं? ज्विटर आयन, या एम्फोटेरिक आयन, एम्फोटेरिक आयन या एसिड। तो वो अमीनो एसिड जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी आ जाए और निगेटिव चार्ज भी आ जाए उसको हम ज्विटर आयन बोलेंगे या एम्फोटेरिक आयन बोलेंगे। बट किस पे? एक स्पेसिफिक पीएच पे, एक ऐसे पीएच पे रखें कि इनके पास दोनों चार्ज आ जाए, तो हम इसको बोलेंगे ज्विटर आयन। और जिस स्पेसिफिक पीएच पे हम इसको रखेंगे उसको हम क्या नाम देंगे? उसको हम नाम देंगे पीआई। पीआई में क्या है? I इज आइसो इलेक्ट्रिकल चार्ज, मीन्स एक ऐसा स्पेसिफिक पीएच जिसपे हमने दोनों चार्ज प्रोवाइड करा दिए, उसको हम क्या बोलेंगे? पीआई। पीआई इज ए आइसो इलेक्ट्रिकल चार्ज, ठीक है? तो ज्विटर आयन वो आयन होते हैं
जिनको हम किसी मीडियम में रखें और उस पे एक स्पेसिफिक पीएच पे रखें जिसपे कि उस पे पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज दोनों आ जाए, उसको हम ज्विटर आयन या एम्फोटेरिक एसिड बोलते हैं। ठीक है, और जिस पीएच पे हम रखते हैं उसको हम पीआई से डिनोट करते हैं, और पीआई क्या है? आइसो इलेक्ट्रिकल चार्ज। ठीक है, तो यहां तक क्लियर हो गया। अमीनो एसिड बेटा इतना इजी वे में अमीनो एसिड तुम्हें कहीं पढ़ने को नहीं मिलेगा। इसके बाद प्रोटीन पढ़ाएंगे, वो भी बहुत इजी वे में पढ़ाएंगे। मीन्स ये जो बायोमोलिक्यूल से बच्चों को डर लगता है ना, ये चैप्टर बहुत स्मूथली निकलने वाला है आपका। तो अगले वीडियो में हम प्रोटीन स्टार्ट करेंगे। आई होप अमीनो एसिड बहुत इजी है, इसको एक बार पढ़ लो और एनसीईआरटी से पढ़ लो, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तब तक के लिए बाय।